रिकग्निशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स। हमें पता था कि इन्फ्लेमेशन के लिए दो मेन जो होते हैं स्टिमुलस होते हैं, एक माइक्रोब्स था, दूसरी हमारे सेल्स में जो सेल्स डैमेज हो जाए, जैसे ही हमारे बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो जाए यानी कि निक्रोटिक सेल। ये इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला स्टेप था कि हमें माइक्रोब्स और जो डैमेज सेल होते हैं उनका पता होना चाहिए, एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन का हमें पता होना चाहिए। अब इन दोनों के लिए क्या है, अलग अलग चीजें ऐसी हैं, मतलब दो तरह की चीजें हैं जो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक को कहते हैं सेलुलर रिसेप्टर्स, दूसरे को कहते हैं सर्कुलेटिंग प्रोटीन से है। ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को इशारा है जहां पर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है ब्लड में। और ये जो सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल में या सेल की सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं। सेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं माइक्रोब्स के लिए अलग है और जो डैमेज्ड सेल्स है उनके लिए अलग है, ऐसे है। इसमें फिर जो माइक्रोब्स के लिए होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। माइक्रोब्स के लिए दो तरह के हैं, एक को कहते हैं PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। इसमें जो हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे फैमिलीज है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे उसको कहते हैं TLR। क्या, क्योंकि इसका पहला फैमिली है जिसको कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स, दूसरा जो है वो है पेम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न से है, जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब टॉल लाइक रिसेप्टर्स को हम टॉल लाइक रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि टॉल एक जीन है ड्रोसोफिला में जो कि टॉल प्रोटीन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उस जीन की तरह, उस प्रोटीन्स की तरह ये क्या है, ये रिसेप्टर्स है, इसलिए इसको कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। और ये हमारी ह्यूमंस में होते हैं, ऐसे है। ये सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर भी होते हैं, इस तरह इसका हुक होता है, हार्श शेप्ड हुक से है। ये हम साइटोसोल्स में भी होते हैं, जो कि साइटोसोल्स में यहाँ पर लाइसोसोम्स है, और एंडोसोम्स की सरफेस पर होते हैं। एंडोसोम्स जो होते हैं ये विजिकल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। दूसरी तरफ पर जो पेम्स है ये माइक्रोब्स की सरफेस पर सिर्फ होते हैं। जिस तरह ये एक माइक्रोब है, सही है, उसकी सरफेस पर ये रिसेप्टर क्या है, पेम है। अब क्या हो जाता है, हमारी बॉडी इसको माइक्रोब को रिकॉग्नाइज किस तरह करते हैं, इन दोनों रिसेप्टर्स के दरमियान क्या हो जाता है, मैचिंग हो जाता है। जब इन दोनों के रिसेप्टर्स के दरमियान मैचिंग हो जाती है तो ये रिसेप्टर्स आकर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, जो कि इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो यहाँ पर है, सही है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में है माइक्रोब, फिर उसकी सरफेस में पर जो टोल लाइक रिसेप्टर्स का TLR होगा उसके साथ बाउंड करेगा। अगर ये बॉडी जो सेल ने एंडोसाइटोस के इंजेस्ट किया सेल ने, फिर जाकर एंडोसोम या लाइसोसोम की सरफेस पर जो TLR रिसेप्टर्स है उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब को भी रिकॉग्नाइज किया और जो इंजेस्टेड इंट्रासेलुलर माइक्रोब को भी रिकॉग्नाइज किया। और अभी हमने बोला कि जो है ना पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, इसमें बहुत ज्यादा फैमिलीज है। तो इस सेल के अंदर, सेल के सरफेस के ऊपर और भी सेंसर प्रोटीन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो माइक्रोब की रिकॉग्निशन करते हैं। अब जब ये रिकॉग्निशन हो गया है, इसको बॉन्ड हो गया, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स को। उन प्रोटीन्स में साइटोकाइंस होते हैं और एंटीवायरल साइटोकाइंस भी होते हैं जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। अब ये सिक्रेटेड प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये ल्यूकोसाइट्स को की एक्टिवेशन कर देंगे। जब ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन हो जाएगी, इसका मतलब ये कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और इस तरह ये इन्फ्लेमेशन को लीड करता है। अब आ जाते हैं सेंसर ऑफ सेल डैमेज। जो डैमेज सेल है उसके लिए क्या क्या है, रिसेप्टर, सेलुलर रिसेप्टर्स ऐसे ही। डेम्स जो होते हैं इसको कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ये क्या होते हैं, ये हमारे इनेट इम्यूनिटी की कंपोनेंट है जो कि ऑल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्या हो गया कि ये एक साइटोसोलिक रिसेप्टर्स हो गए हैं इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, सेल में कोई डैमेज आए, जिस तरह की न्यूक्लियस में DNA डैमेज हो जाता है, वो क्या यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये यूरिक एसिड आकर बाइंड करते हैं किस चीज के साथ, इस डेम रिसेप्टर्स के साथ, सही है। इसके अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो जाता है, ये क्या करते हैं, ATPs रिलीज करते हैं, वो आकर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं इस डेम रिसेप्टर्स के साथ। इसके अलावा हमारी मेम्ब्रेन को कोई डैमेज हो जाता है तो इसके थ्रू पोटेशियम आयंस अंदर से रिलीज कर देते हैं, तो इसमें जो डिक्रीज आ जाती है इसकी कंसंट्रेशन में, वो भी ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अब न्यूक्लियस में कोई डैमेज आ गया और इससे DNA के कुछ पार्ट कंपोनेंट रिलीज हो गए, ये भी क्या करते हैं, ये डेम रिसेप्टर्स क्या कर देते हैं, सेंस कर देते हैं। कोई भी इन कंपोनेंट जो सेल डैमेज की वजह से रिलीज हुआ वो ये रिसेप्टर सेंस कर देंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये एक्टिवेटेड डेम्स क्या करते हैं, ये जाकर इन्फ्लेमेशंस को एक्टिवेट करता है, जो कि क्या है, हमारी इनेट इम्यून सिस्टम की ये भी एक कंपोनेंट है, सही है। ये इन्फ्लेमेशन क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट सेल्स को कहते हैं जो कि इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन करते हैं कि इसको स्टार्ट करो। ये इंटरल्यूकिन 1 क्या करते हैं, पहले तो ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको इन्विटेशन दे देते हैं व्हाइट ब्लड सेल को कि आई कोई खतरा है। वो आकर इन जो डैमेज होता है, डैमेज सेल्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, काले थे पिगोसाइटोस कर देते हैं। दूसरी तरफ ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस कर देता है, ऐसे ही इन दोनों का सेम ही मतलब है ऑलमोस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग क्लिनिकल एक्सप्लेन किया है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होते हैं, जो जीन होता है क्या करते हैं, जो डेम के लिए प्रोडक्शन करता है, ऐसे ही इसकी सिंथेसिस करता है। इसमें कोई म्यूटेशन आ गया, इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है कि डेम रिसेप्टर्स अलग बनता है। अगर हम उसको रेफरेंस ले लें ओरिजिनल रिसेप्टर्स के साथ, ये अलग रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इसका फंक्शन हाई होता है।
इसकी फंक्शन हाई होने की वजह से जो डैमेज रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं तो स्पॉन्टेनियसली ये इन्फ्लेमेशंस को एक्टिवेट कर देते हैं, वो जाकर इंटरल्यूकिन 1 के प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं और इसी तरह क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन इंड्यूस हो जाते हैं विदाउट सेल इंजरी। इसमें कोई काज भी नहीं होता फिर भी इन्फ्लेमेशन काज हो जाता है, सही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं उसको कहते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट, जो क्या करते हैं आकर इस इंटरल्यूकिन 1 के साथ बाइंड कर देते हैं और इसको इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करने नहीं देता, सही है। तो ये एक क्लिनिकल हो गया। इन चीजों के अलावा ये जो इन्फ्लेमेशन होते हैं ना ये और डिजीज के साथ भी रिलेटेड होता है। जिस तरह लिपिड मेटाबॉलिक डिजीज होते हैं जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है या कोई ऐसे ओबेसिटी हो जिसकी वजह से डायबिटीज का होते हैं वो इन इन्फ्लेमेशन के एक्टिवेशन से होता है। इसके अलावा जो रेड क्रिस्टल होते हैं गोट डिजीज में होते हैं वो भी इन इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन में काज होता है, इसी एक किस्म की इन्फ्लेमेशन यहाँ पर होती है वो ही इन्फ्लेमेशन करते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल जो होते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस के डिजीज में वो भी यहाँ पर होता है। इसके तरह इसी तरह अमाइलॉइड के डिपॉजिट होते हैं, सही है। अल्जाइमर डिजीज में वो भी इसी इन्फ्लेमेशन की एक्टिवेशन की वजह से होता है। अब सेलुलर रिसेप्टर के बाद जो दूसरा पोर्शन है सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हमारे प्लाज्मा में होते हैं जो कि ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, सही है। और जो ब्लड बोर्न माइक्रोब्स होते हैं हमारे ब्लड को एंटर करते हैं किसी रूट के थ्रू, उनको ये क्या करता है रिकॉग्नाइज करता है। लेट्स से ये एक स्पेस से यहाँ पर ये माइक्रोब एंटर हो गया है या ये ब्लड से बाहर आ गया या इस ब्लड को अंदर गया लेकिन इस ब्लड के अंदर ही है। यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन से ये प्लाज्मा प्रोटीन इनके साथ क्या करेंगे बेंड कर देंगे और इसको इस तरह कम्प्लेक्स बना के रिकॉग्नाइज करेंगे और इसको प्रेजेंट करेंगे किस चीज के लिए, एलिमिनेशन के लिए है। और इसके अलावा ये कम्प्लेक्स क्या करेगा, ये जिस साइड है यहाँ पर ये क्या करेगा इन्फेक्शन की जो साइड से वहां पर इन्फ्लेमेशन एक्टिवेट कर देगा। अब इस प्लाज्मा में एक और प्रोटीन है जिसको कहते हैं मानोज बेंडिंग प्रोटीन। ये भी माइक्रोब के साथ बेंड करता है ब्लड ही में से है और इस तरह का एक कम्प्लेक्स बना देता है और इस माइक्रोब को क्या करते हैं अपने अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं ताकि एलिमिनेट हो जाए। लेकिन इसके अलावा ये साथ साथ ये जो कम्प्लेक्स है ये क्या कहते हैं कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है और कंप्लीमेंट सिस्टम जो होता है ये भी प्रोटीन है जो कि इस माइक्रोब्स के खिलाफ जंग करते हैं और इसके अलावा डिफरेंट मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं और ये मीडिएटर्स क्या करते हैं इंड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, सही है। तीसरी नंबर पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको कहते हैं कलेक्टिन। कलेक्टिन्स क्या करते हैं, ये भी प्लाज्मा में बेंड करते हैं इन माइक्रोब्स के साथ और जो कम्प्लेक्स बन जाते हैं ये क्या कर देते हैं ये एक्टिवेट करते हैं पेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को और इसको एक पेगोसाइटोस करके खत्म कर देता है। अब ये टेबल आ जाते हैं जिसमें जनरल फीचर एंड काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के सारा समरी लिखे गए। पहले पॉइंट में क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव और बेनिफिशियल प्रोसेस है जो कि फॉरेन इन्वेडर्स या हमारे सेल के अंदर डैमेज टिश्यूज के खिलाफ ये क्या होता है एक्टिवेट होता है, इसको रिमूव करता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमारे होस्ट टिश्यूज को भी कुछ नुकसान पहुंचाता है। अब ये जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है सही, इसमें क्या होता है उस माइक्रोब्स की रिकॉग्निशन के लिए सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और वो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसको मेडिएटर्स कहते हैं और ये मेडिएटर्स जाकर इन्फ्लेमेशन के दो कंपोनेंट्स को एक्टिवेट, एक वास्कुलर रिएक्शन वहां पर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वाइजोडाइलेशन हो जाती है, सही है। इसके अलावा सेलुलर रिस्पांस डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स में मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस वगैरह को इनवाइट कर देते हैं। तो ये बहुत सिस्टम जो थे कंपोनेंट सिस्टम के किस इन्फ्लेमेशन के एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद जो 5 स्टेप्स है इन्फ्लेमेशन के उसको सीक्वेंस में लिखा गया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ इंजूरियस एजेंट जो कि अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स यानी कि इनवाइटेशन ऑफ ल्यूकोसाइट जो कि क्या करते हैं मेडिएटर्स करते हैं। रिमूवल ऑफ एजेंट्स ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स ये रिमूव करते हैं मैक्रोफेजेस वगैरह। फोर्थ स्टेप जो होते हैं रेगुलेशन या कंट्रोल ऑफ द रिस्पांस, जब इसने कोई चीज माइक्रोब वगैरह एलिमिनेट किया अब ये अपने टिश्यू को नुकसान पहुंचेगी इसलिए इसका टर्मिनेट करना जरूर होता है। और आखिरी स्टेप है रिजोल्यूशन या रिपेयर, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसका रिपेयर करना। अगले पॉइंट में काजेज लिखी गई जिसमें इन्फेक्शंस आते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस आती है, फॉरेन बॉडी आती है, ट्रॉमा आता है, इम्यून रिस्पांस आते हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर रिकॉग्निशन में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एपिथेलियल सेल्स भी है, मैक्रोफेजेस भी है, डेंड्रिटिक सेल भी है, ल्यूकोसाइट्स भी है और अदर सेल जो होते हैं जो अपने ऊपर जो है डिफरेंट रिसेप्टर एक्सप्रेस कर देते हैं और माइक्रोब्स नेक्रोटिक सेल्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटिंग प्रोटीन जो कि अभी हमने पढ़ा जो कलेक्टिन्स थे या उसके अलावा मानोस बेंडिंग प्रोटीन्स थे वगैरह वो होता है, सही है। आखिरी में क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो पहला होता है माइक्रोब या नेक्रोटिक सेल को एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। उसका मकसद ये होता है कि जो नॉक्शियस एजेंट है जो काजिंग एजेंट है सही है इन्फेक्शन का वो टर्मिनेट हो जाए, वहां से एलिमिनेट हो जाए। उसके बाद ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो होते हैं ये धीरे धीरे खत्म हो जाए और जो डैमेज टिश्यू होता है उनका रिपेयर हो जाए। अगर ये फेल हुआ फिर क्या होगा, ये फर्दर परसिस्टेंट रहेगा, प्रोलॉन्ग होगा और ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को लीड करेगा। अल्लाह हाफिज।